तो हम बात करते हैं 22 तारीख के करंट अफेयर्स की। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे करंट अफेयर्स सीरीज में सिर्फ वही सवाल होंगे, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है। जो एक दिन पहले मतलब 22 का है तो 21 तारीख को जो भी घटनाएं होंगी हम लोग उसी को शामिल करने वाले हैं। पहले की कोई घटना को शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा भी, लेकिन सेम डे की घटना को ही कवर किया जाएगा। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस का सीरीज अलग से करवा दिया जाए तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अलग से डिस्कस कर देंगे, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। G7 2023 की मेजबानी किसके द्वारा, यानी होस्टिंग कौन करने वाला है? जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन। आपको पता हो गया होगा, इसके पहले भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर होगा जापान। कब से कर रहा है? 19 मई से। ठीक है, आंसर है जापान 19 मई से कर रहा है। और कहां कर रहा है? हिरोशिमा में। हिरोशिमा वही जगह है जहां बम ब्लास्ट किया गया था। तो आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, कब हुआ था हिरोशिमा में बम ब्लास्ट। एक बार दिमाग पे जोर लगाओ, देखो याद हो रहा है, आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो 6 अगस्त वो डेट है, 6 अगस्त का। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम ब्लास्ट किया गया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पे बम ब्लास्ट किया गया था। दोनों 1945 की घटना है और दोनों ही बम गिराया गया था अमेरिकी वायुसेना के द्वारा। जो हिरोशिमा पे बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो अमेरिका के नागासाकी पे बम ब्लास्ट हुआ था उसका नाम था फैट मैन। तो इस तरह से बम ब्लास्ट किया गया था। खैर, अभी देखिए क्या क्या होने जा रहा है। 19 मई को क्या हो रहा है? 19 मई को यहां पे बैठक होगी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? किसीदा। इंडिया आए अभी घूमने के लिए, उसी समय हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद G7 की मेजबानी कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और फिर क्वाड में भी भारत मिलने वाला है। तो ऐसे करके ये तीनों अभी 3 बार फिर से मिलेंगे। इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस बार WHO का कहना है कि एक बार ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को आप लोग अच्छे से डिस्कशन के मुद्दे पे लाइए। और G7 देशों को कहा है कि बायोफ्यूल का जो यूज कर रहे हो ना, जीवाश्म ईंधन का जो इतना यूज कर रहे हो, थोड़ा सा तो निर्भरता कम कर दो उस पर। तो ये कहा गया है कि भाई तुम ही लोग कर सकते हो, रईस आदमी हो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। तो ऐसे करके इनसे ये कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज कहा गया है, क्योंकि इनका जो फुकुशिमा प्रांत है उसमें फुकुशिमा वाला जो इनका एटॉमिक संयंत्र है वो तो बंद हो गया है। तो उसका पानी प्रशांत महासागर में छोड़ना चाहते हो तो कैसे छोड़ोगे, ये सब बताने की बात करेंगे। चाहे यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है तो उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। अगला सवाल है हमारा, वो है भारत के उत्तरी सीमा पर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्रोजेक्ट लगाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई है? किस पे, कहां पे? ये इंपॉर्टेंट है ना, कहां? तो भारत की उत्तरी सीमा के एकदम बॉर्डर इलाके पे। भारतीय सेना, अडानी ग्रुप, जिंदल या लार्सन एंड टर्बो? तो आंसर होगा भारतीय सेना। यहां पे आपके लिए समझने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना के द्वारा भारत की उत्तरी सीमा में एकदम बॉर्डर इलाके पे जाके ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट स्थापित करने का प्रोसेस शुरू किया है। फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए इसने क्या किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, NTPC का नाम सुना है ना? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, वही NTPC है। उसके साथ REL और वर्ड जुड़ गया, यानी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उसके साथ समझौता किया गया है। क्या है अभी बताते हैं, पहले अच्छे से सुन लीजिए। और इन्होंने क्या किया, भारतीय सेना ने क्या किया है कि इसके लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अभी क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक टारगेट तय किया गया है, जिससे 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करना है। सेना का कहना है कि इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और इस तरह का प्रोजेक्ट लगाने की प्रोसेस शुरू कर दी है। 25 साल के लिए जो भी बिजली बनेगा वो उसको ये खरीद लेंगे। अभी हुआ क्या
कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी ने पूर्वी लद्दाख, नॉर्थ लद्दाख के पास ज्वाइंट रूप से सेना के साथ एक जगह खोजा है जहां पे बिल्ड ओन एंड ऑपरेट यानी BOO, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट के मॉडल पे इसको स्थापित किया जाएगा। और साथ में जो हमारी भारतीय सेना है ऐसा समझौता करने वाली पहली सरकारी संगठन बन गई है। अब थोड़ा सा आपको जानना है ये ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। भारत ने भी तेजी से इसकी ओर कदम बढ़ाया है और भारत ने टारगेट क्या तय किया है कि 2070 तक हम पूरी तरह से कार्बन नेट जीरो हासिल कर लेंगे। पहला टारगेट 2047 तक क्या करना है कि ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से खुद को स्वतंत्र कर देना है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। ऊर्जा के मामले में मतलब किसी पे और डिपेंडेंट नहीं रहना, पूरी तरह से हम घर में बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन को टारगेट किया गया है। एक और फैक्ट, अगस्त 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो था लॉन्च किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट ने अभी 4 जनवरी 2023 को इसको पास कर दिया, ठीक है, मंजूरी दे दी। टारगेट क्या है कि 2030 तक 125 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी इनको चाहिए। और इतना ही नहीं, हर साल कम से कम 5 MMT यानी 5 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन की क्षमता भी इनको लेनी है। ये तो हो गया आपका पहला फैक्ट। दूसरा एक और वर्ड यूज आया है NTPC-REL। NTPC का नाम आपने सुना है। ये NTPC-REL क्या है? NTPC तो हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, REL का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसको एक्चुअली 2020 में कब 7 अक्टूबर को इसको बनाया गया था। ये पूरी तरह से 100% NTPC के अंदर फॉर्म की जाने वाली कंपनी है। इसका काम है रीन्यूएबल सेक्टर के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ यानी उसको बढ़ाना। अभी इसका टारगेट है, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना एक्चुअली में इसका टारगेट है। ये अभी कहा गया है कि 15 फैब 2023 तक इसने 3204 माइक्रो मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कमीशन कर दिया है और 4668 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे करके और 8000 के आसपास जो है पाइपलाइन में है। तो टोटल अभी इतना कर लिया, बस इतना ही जानिए 3204 मेगावाट इन्होंने कमीशन कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आइए, अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी किसे बताया है अभी हाल ही में? बीजेपी, मुस्लिम ब्रदरहुड, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या लिकुड पार्टी? आपके मन में एक बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ध्यान चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आंसर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लगातार जीत दर्ज कर रही है, उनका ये दावा है कि 2024 में भी ये पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बीजेपी की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और इजराइल की लिकुड पार्टी से भी किया है, ठीक है, ये इससे भी किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है सबसे कम समझ वाली पार्टी है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में। ये है मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में आपको जानना है तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ना, मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। ये कई अरब कंट्री में भी, मतलब ये सिंपल सी बात है कि एक तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, तो ये याद रखना है, याद नहीं रखना है, इसको समझ, बस आप चूँकि आप यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि है क्या ये। तो ये एक इस्लामिक संगठन है। काफ़ी लंबे समय तक इसको हसन अल बन्ना ने इसकी स्थापना 1928 में की थी। बाद में इसको बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए मिस्र बाद में ये मिस्र में विपक्षी पार्टी के रूप में यहाँ पे आता है और
मतलब ये ठीक ठाक अभी परफॉर्मेंस इसका चल रहा है, ठीक है, कुछ सीटें इन्होंने जीती भी है। और इनका मेन काम क्या था, हम पहले था कि इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसको एस्टेब्लिश करना, बट ये बाद में पॉलिटिक्स में उतर गया, ये बाद में पॉलिटिक्स में उतर गए। तो ये है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं आपको। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग चीन वाले में डिस्कस कर चुके हैं। जो चीन में वैसे 9 पार्टी है, लेकिन यही मेन पार्टी है, और सब जो 8 पार्टियाँ हैं ना वो इनको मदद करता है। तो मेन एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम टाइप का चीज़ है। 8 पार्टी जो है वो कहने के लिए पार्टी है। अब लिकुड पार्टी जो है वो इजराइल की है, ठीक है। लिकुड जो है इसका हिंदी होता है एकत्रीकरण, यूनाइट करना। तो ये ऑफिशियली लिकुड जो है उसका नाम है लिकुड राष्ट्रीय लिबरल मूवमेंट। इजराइल का लेफ्ट विंग है। लेफ्ट विंग जो होता है वो मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टी है ये, और बहुत पहले इसको फॉर्म किया गया था, और हमारा ये बीजेपी। क्लियर, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है। भारत की रैंकिंग क्या है? 1 to 5, 1 to 6, 1 मैंने 15 या 16। तो भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है? क्या होगा? 126वां है। 126वां है। नाक कटाने पे भारत तुला हुआ है, क्या किया जा सकता है? दुनिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक बार फिर से फिनलैंड ने अपना परचम लहराया है, और लगातार फिनलैंड जो है 6 ईयर लगातार 6ठा साल है जो फिनलैंड है टॉप पर, और अफगानिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है। फिनलैंड टॉप पे है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है। और यूके के बारे में कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट के बारे में, कि चौथे साल यूके हैप्पीनेस स्कोर में फिसल गया है। अब इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानना क्या है, तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे इजराइल है, और 5वें पे नीदरलैंड है। और कितना याद करोगे? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या होता है? जीवन का वैल्यू मूल्यांकन लाइफ इवोल्यूशन पे आधारित है। यहाँ पे यूक्रेन और रूस की स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए। तो यूक्रेन में दान और यूक्रेन में जो डोनेट किया गया है और जो वर्ल्ड लेवल पे मदद की गई है, उसके चलते इनका रिकॉर्ड अच्छा खासा है, जबकि रूस की स्थिति में गिरावट आई है। यूक्रेन जो है, रूस इस रैंकिंग में यूक्रेन से अच्छी स्थिति में है। तो रूस का जो पोजीशन है वो 70 है, ठीक है, और यूक्रेन कहाँ पे है? 92 में। इतना होने के बाद भी रूस की स्थिति 70 पे है और यूक्रेन की स्थिति 92 पर है। भारत की बात करें तो भारत जो है 126वें पोजीशन पे है। देखिए होता क्या है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या लिया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर एक तो पर कैपिटा जीडीपी, तो जीडीपी को लिया जाता है। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, वो भी स्वस्थ। इसके अलावा सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट को लिया जाता है। लाइफ पार्टनर चुनने की कितनी स्वतंत्रता होती है उसको भी चुना जाता है। इसके अलावा करप्शन, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इन सब को शामिल करने के बाद जाके ये रिपोर्ट तैयार होती है। तो भारत की स्थिति हमने आपको बता दिया कि भारत की स्थिति 126वां है, और भारत ने इसको टोटल 4.036 भारत को पूरा मूल्यांकन मिला है। पाकिस्तान 108वें पोजीशन पे, पाकिस्तान को तो आप भूलोगे नहीं, 108वें पे है। श्रीलंका 112 पे है। बांग्लादेश 118 नंबर पे है। तो ऐसे करके अलग अलग लिस्ट यहाँ पे किया गया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन यहाँ पे 64 पर है। तो ये सारी रैंकिंग की गई है। आगे चलते हैं। ऊषा आगे है। ऊषा गोकनी हाल ही में डेथ हो गया है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पोती थी है ऊषा गोकनी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ऊषा गोकनी का डेथ हो गया। महात्मा गांधी की पोती थी। 5 साल के आसपास से बीमार चल रही थी। 89 की एज में इनका डेथ हुआ है। ये गांधी स्मारक निधि जो मुंबई में है उसके अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 89 का हो गया। तो ये सारा है। ऊषा गोकनी ने अपना बचपन जो था वार्धा के सेवाग्राम में बिताया था, जहाँ जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी से अब उनकी पोती ही थी तो उनके साथ जुड़ा हुआ सारा कुछ तो उनके पास होगा ही। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही।
फिर मिलते हैं हम लोग कल।